कतर और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो इस वक्त हमें उरूज पर दिखाई देती है। ख़ासतौर पर सऊदी अरब ने बॉयकॉट किया है कतर का, और उस पर जो पाबंदियां आयद की हैं उसकी वजह से कतर में बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब सवाल हमारे यहाँ ये उठ रहा है कि पाकिस्तान का कतर और सऊदी अरब के दरमियान इस कंट्रोवर्सी में क्या रोल है, क्या रोल होना चाहिए, क्या किरदार पाकिस्तान को अदा करना चाहिए। और कुछ लोगों के ख्याल में पाकिस्तान एक मुश्किल में भी है कि अगर वो सऊदी अरब के साथ जाता है तो जाहिर है कतर को नाराज़ कर रहा है। कतर के साथ हमारे कारोबारी मरासिम भी हैं। अगर पाकिस्तान अपने उन चीज़ों को देखते हुए कतर के साथ जाता है या फिर न्यूट्रल रहने का फैसला करता है तो सऊदी अरब नाराज़ हो सकता है। और कुछ लोग इसको मिलाकर देख रहे हैं। अभी हाल ही में जो वहाँ पर समिट हुआ, अमरीकी सदर ने दौरा किया सऊदी अरब का, कुछ लोग ख्याल कर रहे हैं कि उसके दरमियान में कुछ चीज़ें प्लान हुई जिसके नतीजे में सऊदी अरब ने यह फैसला किया है। और फिर कुछ सवाल राहील शरीफ साहब के हवाले से उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में जो राहील शरीफ साहब का रोल होगा वो पाकिस्तान का रोल समझा जाएगा। तो राहील शरीफ साहब क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं? अगर नहीं प्ले कर सकते तो क्या फिर पाकिस्तान के हवाले से समझा जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं कर पाया? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ मैं करवाता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, खुशामदीद कहते हैं। तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया, मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोफेसर साहब, ये मामला झगड़ा है क्या कतर और सऊदी अरब का? देखिए, ये कोई नया झगड़ा नहीं है, अगरचे इस वक्त नई सूरत हाल में पैदा हुआ है, क्योंकि कतर ने ये कहा कि वो ईरान से अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे, जबकि सऊदिया और GCE के दूसरे जो ममालिक हैं वो इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को आइसोलेट करना चाहते हैं, और ईरान पे इल्ज़ामात हैं कि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। असल में तो वो रेडिकल फोर्सेस को प्रमोट करता है, जो सऊदिया के नज़दीक टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो इस पे चूँकि उन्होंने डिविएशन की है, जो कि अरबों की इस वक्त पॉलिसी है ईरान के ख़िलाफ़, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया और कुछ अरब किंगडम्स जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन इससे पहले भी हुआ है। देखिए, आज से कोई तकरीबन साल हुए ये शिकायत इनको ये पैदा हुई थी इन्हीं ममालिक को कतर से, क्योंकि कतर ने सपोर्ट कर दिया था अख़वान मुस्लिमीन को। आप जानते हैं कि अख़वान मुस्लिमीन की हुकूमत जो है वो जनरल सीसी ने 2013 में ओवरथ्रो की थी, तो वो उसकी वजह से ताल्लुकात में ख़राबी थी, और ये हमास को भी सपोर्ट करते रहे हैं। हमास के लीडर उनके यहाँ रहे हैं, और हमास को जो कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स हैं वो ज़रा शक की नज़र से देखती हैं। तो पिछले साल भी ये झगड़ा हुआ था, अब ये फिर झगड़ा हुआ है। एक तरह का बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो बाइकआउट कामयाब होगा। और आप ये देख लीजिए, अभी तक तो कामयाब चल रहा है। नहीं, अभी तक तो पाबंदियां, फ़ज़ाई सरहदें बंद कर दी गई, फ़ज़ाई पाबंदियां आयद कर दी गई, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कतर को मुश्किलात दरपेश हैं। नहीं, मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि एक तरह का एक रिलेशनशिप, उनका आना जाना, फ़्लाइटों का आना, लोगों का आना जाना अचानक ये हुआ है, तो उसकी वजह से एक इनिशियल प्रॉब्लम है। फिर ये सब कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे पर रिलाय करते हैं फूड स्टफ़ को लेने के लिए, क्योंकि ख़ुद तो प्रोड्यूस नहीं करते, फूड स्टफ़ तो बाहर से आता है। तो उसकी वजह से ये वक्ती तौर पे हुआ है, लेकिन आप ये देखिएगा 6-8 महीने में ये टेंशन इनकी कम हो जाएगी। 6-8 महीने भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स रहती हैं वहाँ पर लोगों को। शायद लतीफ़ साहब, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अमरीकी सदर ने दौरा किया अभी सऊदी अरब का, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब भी गए थे, तो उसके में कोई चीज़ तय हुई है और उसके बाद फिर ये हो रहा है। और लोग इसको यूं देखते हैं कि ये अमेरिका का जो हमेशा से पॉलिसी रही है, या बड़ी क़ुव्वतों की डिवाइड एंड रूल वाली, ख़ासतौर पर अरब कंट्रीज़ में उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है डिवाइड एंड रूल, और उसकी इस पॉलिसी में रंग भरने के लिए इकदाम उठाया गया है सऊदी अरब की जानिब से। अगरचे उसके अपने भी कुछ इसमें मफादात होंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी भी टोक की जा रही है। आपकी राय क्या है इस पर सर? देखें, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी तकरीबन थीम यही है, डिवाइड द मुस्लिम उम्मा एंड मेक देम वीक। मसला ये है कि अब उनके पास कम्युनिज़म के बाद जो अगला टारगेट है वो इस्लाम है, और ये तय कर लिया गया है कि मुसलमान ममालिक जो आप मजमूई अगर इनकी पॉपुलेशन लें, आबादी लें, तो तकरीबन अरब के करीब मुसलमान हैं, और कोई 58 ममालिक हैं। और इनको कमज़ोर करने का तरीका यही है
कि इनके अंदर तफरीक और तकसीम पैदा की जाए। और ख़ासकर आपने देखा कि पहले उन मुल्कों को टारगेट किया गया जिनकी फ़ौजें ज़रा ज़्यादा मजबूत हैं, तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ। लीबिया, इराक, अब शाम, फिर मिस्र और अब ईरान की तरफ तोपों का रुख है। और ये दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की भी बारी एक दिन शायद आ जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी पॉलिसी जो है उसमें कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप का यानी पहला ही दौरा उनके सदर बनने के बाद और सऊदी अरब, और वहाँ आके उन्होंने ईरान को बाकायदा एक इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट बना दी। और उससे पहले सारी ये बातें मनसूबाबंदी हो चुकी थी, सिर्फ अनाउंसमेंट जो थी वो उस दिन उन्होंने करना थी। यानी अरसा दराज से ये जो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद बना, सऊदी इत्तेहाद, उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जी ये दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है। और हम ये कह रहे थे कि दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहाद है अगर, तो उसमें जो वो मुस्लिम ममालिक जो दहशत गर्दी का खुद शिकार हैं उन्हें तो आपने शामिल नहीं किया, बहुत सारे ममालिक को। उसमें शाम जो है वो शामिल नहीं है, इराक शामिल नहीं है, उसके अंदर अफ़गानिस्तान शामिल नहीं है। तो ये कैसा इत्तेहाद है जो दहशत गर्दी के खिलाफ बन रहा है मगर दहशत गर्दी के शिकार मुस्लिम ममालिक उसका हिस्सा नहीं है। तो वो फिर नज़र आ गया जो हम बात कर रहे थे और जो हमें शक था कि ये इत्तेहाद ईरान के खिलाफ बन रहा है। यहाँ से सारी तकसीम और तफरीक जो है ये उसका मरकज़ बना दिया गया है। और अब उसको आगे चलाने के लिए जो अगला स्टेप है उसी ने शायद इसमें जो इनकार किया था इसके साथ, यानी ये शामिल होने से और ईरान के खिलाफ एक स्टांस लेने से, उसको आज उसका बाइकआउट कर दिया गया। यूं मजीद चंद ममालिक मैदान में आ गए। तो असल में ओवरऑल जो सिचुएशन है मैं समझता हूं कि मुसलमान उम्मा के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे दरमियान तफरीक और तकसीम, और हम बिल्कुल उस राह पे चल रहे हैं जिसके तहत हमारे लिए आइंदा आने वाले दिनों में तबाही और बर्बादी। सही है, मगर इसमें फिर अब तारिक मिर्जा साहब एक सवाल फिर वो दोबारा पैदा हो गया है जो उन दिनों में भी उठाया जा रहा था जब राहिल शरीफ साहब अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए जा रहे थे कि ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ऐसे में कि जब सऊदी अरब की अपनी एक पॉलिसी है, अब जाहिर है उस इत्तेहाद की आप सरबराही कर रहे हैं, तो सऊदी अरब के अगर इंटरेस्ट को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका वहां पर रहने का मकसद नहीं है, और अगर आप करेंगे तो फिर आप उस एक साइड का हिस्सा बन रहे हैं, आप न्यूट्रल नहीं रहे। तो आपके ख्याल में तारिक मिर्जा साहब अब राहिल शरीफ साहब के लिए क्या चैलेंजेस होंगे इस सूरत हाल में? देखिए, मैं एक प्राइवेट शहरी की किसी भी मनसब पर तयन के मुतालिक बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के हज़ारों फ़ौजी जो हैं मुख्तलिफ मनासिब पर काम कर रहे हैं। इत्तफ़ाक़ की बात है कि जनरल राहिल के हिस्से में किसी ऐसे इत्तेहाद की क़यादत है जो दहशत गर्दी के खिलाफ है और उसका कोई दूसरा मकसद अभी तक सामने नहीं आया। निभा रहे हैं, ये इतनी सादा बात नहीं है मेरे ख्याल में सर। अगर मैं मुझे आप अपने इख्तिलाफ राय का हक दें तो ये तारिक मिर्जा साहब, लेकिन एक आम शहरी का मामला नहीं है, कोई आम शहरी किसी एक जगह पर अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है। यार बात यह है कि मैं जज्बाती होकर इसका जवाब नहीं देना चाहता। बहुत सा तासुब भी है बहुत सी बातों पर, तो मुझे ज़रा खुलकर अलहदगी के बिल्कुल संजीदा तज्ज़ियाकारी से काम लेना है। तो ये जो अभी तक इत्तेहाद की बात हुई है किसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो वो तो सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, किसी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, अगर कुछ रियासतें दूसरे मुल्कों में, जैसे शाम के अंदर ईरान शामिल है, जैसे इराक के अंदर शाम शामिल है, या इराक के अंदर और मुल्क शामिल हैं, अगर वो शामिल होकर वहाँ पर दहशतगर्दी करा रहे हैं, या उसे क्या कहते हैं 4 लाख मुसलमानों का बशर अल-असद के साथ मिलकर खून बहाया गया है जिसमें ईरानियों का भी हाथ है, और वहाँ पर अगर कुछ दहशतगर्दी को रोकने के लिए किसी फ़ौज को जाना पड़ेगा तो वो ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो तो किसी दूसरे मुल्क में किसी तीसरे मुल्क की दहशतगर्दी को रोकने की बात है। बात तो रही ईरान की। देखें, ईरान के ख़िलाफ़ ना तो कोई फ़ौजी कार्रवाई किसी मुसलमान मुल्क ने पहले की है ना आइंदा करनी है। ये जो मैं सर कतर के पर्सपेक्टिव में सवाल कर रहा हूं ज़माने में, ये मैं अभी तो मैं उसकी वजाहत कर दूं। सवाल कर रहा हूं, अगर आपको ज़माने के वाक़यात याद हो, आपको नहीं याद होंगे लेकिन और दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनको याद है, ये पैगाम जाने शुरू हुए थे। लेकिन सर आज ईरान जो है दहशतगर्दी का शिकार मुल्क हो गया ना, में भेजेंगे। आज दहशतगर्दी के वाक़यात वहां पर ईरान में हुए, खुमैनी साहब के तो यही होता है ना, जब आप दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी कराते हैं तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे ईरान जैसा मुल्क जो बहुत पसंद है उसके साथ भी फिर यही होना था। अच्छा प्रोफेसर साहब, सर आपकी क्या राय? अब ये मामला जो है ये फर्क
और फैसला कौन करेगा कि कौन दहशतगर्द मुल्क है, कौन दहशतगर्दों का साथी है, कौन इसका शिकार है? देखिए, ये इल्जाम तो पाकिस्तान पर भी पूरी दुनिया लगाती है कि दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन हम तो हमेशा अपना मौकफ ये पेश करते हैं कि हम दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। इंडिया भी हम पर ये ब्लेम करता है, अमेरिका भी। देखिए, बेसिकली मुफादात की जंग है और मिडिल ईस्ट की तारीख इस बात से भरी हुई है जिसमें डायनेस्टिक जंगें होती हैं, पॉलिटिकल रीजंस की जंगें होती हैं, नज़रियाती जंगें और झगड़े। आजकल झगड़े होते हैं, जंगें नहीं होती। तो ये चीज़ें तो आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में सारी है, दोस्तियां होती हैं, दुश्मनियां होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन परमानेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर। लिहाजा पाकिस्तान जैसे मुल्क को जहाँ ये सूरत हाल हो कि दोस्तियाँ भी परमानेंट नहीं, दुश्मनियाँ भी परमानेंट नहीं, पाकिस्तान को इनसे परहेज़ करना चाहिए। बात है मुफादात की। मुफादात इस वक्त टकराए हुए हैं सऊदी अरेबिया के ईरान के साथ। वो झगड़ा पहले भी चलता रहता था, लेकिन अब गालबन सऊदी अरेबिया एक डिफरेंट प्रोफाइल के साथ यहाँ इमर्ज करता है। वो एक एक्टिविस्ट कंट्री के तौर पे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे एक बुनियादी किरदार अदा करना चाहता है। जहाँ तक ईरान के खिलाफ एजेंडा है, ये एजेंडा अमेरिका भी शेयर करता है, क्योंकि अमेरिका को अपने रीजंस की वजह से, ट्रंप की हुकूमत को अपने रीजंस की वजह से ईरान से शिकायत है, सऊदी अरेबिया को अपने रीजंस की वजह से शिकायत है। लेकिन चूंकि टारगेट एक है, लिहाजा इसमें आपको शेयरिंग आपको नज़र आती है। और वो चूंकि उनके जो असल में वहाँ जो ये सारी ये पॉलिसी जो है, वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद जो कि किंग के बेटे हैं, वो असल में इसको लेके चल रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि एक एक्टिविस्ट प्रोफाइल से मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है वो सऊदी अरेबिया कर सकेगा। और इसका चैलेंज जो है सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को सिर्फ ईरान की तरफ से आता है। यही वजह है कि ये आपको ये झगड़ा सही है। बिल्कुल। आप पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होना चाहिए, मैं शायद लतीफ़ साहब से पूछना चाहता हूं कि अब ऐसी सूरत हाल में क्या करे? कोई रोल प्ले करे या ना करे, खामोशी से दूर बैठकर देखे, या फिर अपना किसी भी अंदाज में सिफारतकारी के जरिए से अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? एक ब्रेक के बाद ये सवाल मैं शाहिद लतीफ़ साहब के सामने रखता हूँ। हमारे इसके बाद खुशामदीद कहते हैं। अब शाहिद लतीफ़ साहब, सर ये पाकिस्तान का कोई किरदार इसमें होना चाहिए? पाकिस्तान को जाहिर है सब अगर अपने अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखते हुए कोई किरदार अदा करना चाहिए या खामोश बैठकर दूर से देखना चाहिए? देखें, हरगिज़ ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान का बिल्कुल एक किरदार है और अहम किरदार है। पाकिस्तान मुसलमान ममालिक में एक बड़ी इज़्ज़त और एहतराम वाला मुल्क है और वाहिद एटमी ताकत है, और सारे इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। आज जबकि मुस्लिम उम्मा में ये इंतशार और बदअमनी का समा फैल रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि बीच में तकसीम और तफरीक हो रही है, तो पाकिस्तान कैसे चुप साध के बैठ सकता है? पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए, और किरदार वैसा होना चाहिए जो कि मस्बत किरदार हो। पहली बात तो ये कि हमें किसी फरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि आप ऐसे मामले में जानिबदारी का जो है वो रवैया नहीं इख्तियार करते, और ये हमारी पार्लियामेंट ने भी कह दिया था। आपको याद है कि जब यमन के मामले में हमसे फ़ौज मांगी गई थी सऊदी अरब की तरफ से, तो पार्लियामेंट ने यही कहा था ना कि ना तो हम फौज भेजेंगे और ना ही हम किसी फरीक का हिस्सा बनेंगे। वो फरीक तो उस वक्त ही बनते नजर आ गए थे। लेकिन शायद साहब फरीक का हिस्सा ना बन के फिर सऊदी अरब हमसे नाराज भी हो गया था, तो क्या फिर पाकिस्तान को ये भी पाकिस्तान अफोर्ड करता है कि सऊदी अरब से नाराज हो जाए? नहीं, तो फिर ये सफारतकारी कहाँ गई? ये हमारे जो इतने पुराने उनके साथ रिलेशंस हैं, वो किस दिन काम आएंगे? क्या हमें उनके साथ मिल बैठकर एक दूसरे को समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं है? यही रोल है पाकिस्तान का कि इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान तसादुम का सा समा है, ख़ासकर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, तो इनको आपस में इनकी मफाहमत कराना, मसालहत कराना, ये वो मस्बत रोल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान इसमें एक किरदार अदा कर सकता है। क्या जनरल राहिल शरीफ कोई किरदार अदा कर सकते हैं? शायद माजी में दोस्ती, क्या जनरल राहिल शरीफ कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखें जनरल राहिल शरीफ ये किरदार अदा नहीं कर सकते। आपने देखा कि पिछले दिनों ये इस तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं कि जब से वो प्रेसिडेंट ट्रंप आए, वो कुछ यूं महसूस हो रहा है कि जनरल राहिल शरीफ के पास वो इस तरह की अथॉरिटी उनको कभी भी नहीं मिली। वो रोल वो अदा नहीं कर सकते, और जनरल राहिल शरीफ का वहां जाना मैं समझता हूं बल्कि हालात में इससे बिगाड़ पैदा हुआ है। खासकर ईरान को हमसे शिकवा है
कि एक सरबराह बनकर उनका वहां जाना ऐसे इत्तेहाद का जिसकी अभी तक अगराज़ो मकासद नहीं मालूम, जो उसे कहा जा रहा था कि दहशत गर्दी के खिलाफ है, असल में वो ईरान के खिलाफ निकला। देखे ना, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि ईरान को आइसोलेट कर दो। सऊदी अरब के जो फरमा रवा है उन्होंने खड़े होकर ईरान की चार्जशीट वहां दोहराई। तो क्या इसमें कोई दो राय है कि ये इत्तेहाद किसके खिलाफ है और हम उसका हिस्सा कैसे बन गए? मैं समझता हूं इसमें हमारे लिए अच्छाई नहीं है। हमें फौरी तौर पर अपनी जो पॉलिसी है इस सिलसिले में उस पर नजरसानी करनी होगी। दोनों ममालिक हमारे रवायती और पुराने दोस्त हैं, इनके साथ हमें हर सूरत राब्ता कायम करते हुए, और इसी तरह मुस्लिम ममालिक के जो लीडिंग और ममालिक हैं जिसमें आप तुर्की ले लें, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इस तरह के ममालिक उनको साथ मिलाया जाए और इन ममालिक को आपस में इकट्ठा किया जाए, जो कि शायद अमेरिका और इजराइल नहीं चाहेंगे। ये चैलेंज है, इस चैलेंज के लिए पॉलिसी बनाई जाए और उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। मैं समझता हूं यही वो किरदार है जिसके तहत मुस्लिम उम्मा के लिए हम एक मस्बत रोल अदा कर सकते हैं। सही है, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर? देखिए, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं है, पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम डिप्लोमेसी की तारीख को देखें ना, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर सिर्फ ऐसा दौर नज़र आता है जब पाकिस्तान ने कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स और रेडिकल स्टेट्स में बैलेंस रखा है। क्योंकि उस ज़माने में, भुट्टो के ज़माने में, जहाँ एक तरफ किंग फैसल से दोस्ती थी उनकी, दूसरी तरफ कर्नल कज़ाफ़ी से भी उनकी दोस्ती थी। सीरिया के जो प्रेजेंट रूलर हैं, इनके वालिद जो थे असद, प्रेसिडेंट असद जो थे, उनसे भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम आगे की तरफ आते हैं, जब हम जनरल ज़ियाउल हक की तरफ आते हैं, उसके बाद से पाकिस्तान ने जब भी मिडल ईस्ट में क्राइसिस आया है, उसका झुकाव ज़्यादातर कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स की तरफ रहा है। इस स्टेज पे पाकिस्तान का जो किरदार नज़र आता है वो यही है कि इन ममालिक को मॉडरेशन की एडवाइस करे और दूसरे मुसलमान मुल्कों से मिल के, अकेला जो है वो नहीं कर सकेगा। और राहील शरीफ साहब इस सिलसिले में इसलिए किरदार अदा नहीं कर सकेंगे कि राहील शरीफ साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक मजबूत शख्सियत और मजबूत ऑफिस है, क्योंकि उसके पीछे एक डिसिप्लिन प्रोफेशनल आर्मी खड़ी होती है। इस वक्त उनके पास कोई स्टैंडिंग ट्रूप्स नहीं है वहाँ पे, और अभी तक उनका क्या रोल होगा वो भी आर्टिकुलेट नहीं किया गया। और जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया में पॉलिसी चला रहे हैं वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद हैं, जो बादशाह के बेटे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप पॉलिसी। तारिक मिर्जा साहब, सर कंक्लूड करते हुए इस इशू को, आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान का रोल इसमें क्या हो सकता है? पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं बनता। पाकिस्तान का रोल सिर्फ दो ममालिक के साथ इस वक्त बनता है। एक इंडिया और कश्मीर के मसले पर अगर पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ ज़रा सा भी उसके दिल में दुख है, या वो 1948 और करदादों की पाकिस्तान ज़रा सा भी एहतराम करता है, तो उसका कानूनी हक है कि इस वक्त वो कश्मीरियों की अमली, मादी, अस्करी, नीम अस्करी अफगानिस्तान के साथ, कतर और सऊदी अरब की इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान का रोल पूछ रहा हूं। कश्मीर वाला एक और मौजू है, मैं तो कतर और सऊदी अरब की कंट्रोवर्सी में पूछ रहा हूं पाकिस्तान का रोल। मैं असल में जरा खुल के बात कर देता हूं, मुसलमान दुनिया की अक्सरियत जो है उसकी क़यादत, बुरा लगे या ना बुरा लगे, आपको दिल चाहे या ना चाहे, वो इस वक्त सऊदी क़यादत के पास है, अक्सरियत की। उसका मुजाहरा आपने उस कॉन्फ्रेंस में देखा जिसमें सदर ट्रंप शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान शामिल था। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान सफवी दौर की इब्तदा से, यानी गुज़श्ता 450 साल से मुसलमान दुनिया की अक्सरियत का हिस्सा नहीं है। ये हकीकत अगले 100 और 200 साल भी चलेगी अगर ईरान में कोई मुतदिल हुकूमत ना आई। अगर यही अकीदे की बुनियाद पर खारजा पॉलिसी सऊदी अरब में कौन सी मुतदिल हुकूमत है? बुनियाद पर आप शाम में भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूछने वाली, सऊदी अरब में कौन सी मुतदिल हुकूमत है सर? सऊदी अरब भी आप अपने नजरियात में, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको कि वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर हमेशा डटे रहते हैं। अक्सरियत की क़यादत उन्हें हासिल है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, एक फर्क है दो बातों में। मुसलमान दुनिया की अक्सरियत की क़यादत उनके पास है, और पाकिस्तान ने ये अहद कर रखा है कि सऊदी अरब का दिफा अगर कभी खतरे में पड़ा है तो उसके लिए पाकिस्तान उसके दिफा के लिए आएगा।
वहां अगर ईरान ने भी हमला किया तो पाकिस्तान सही है। को तो वहां आप पे शायद जाकर लतीफ दिफा साहब करना की ही बात से पड़ेगा। इख्तलाफ करते ये हैं। वो आपकी कह रहे हैं कि strategic पाकिस्तान का commitment रोल है। बनता है कि पाकिस्तान को दोनों के दरमियान मुसालिहत का किरदार अदा करना चाहिए। आप ये समझते हैं कि नहीं करना चाहिए? आपको इससे देखिए, इख्तलाफ है? मैं आपसे देखें, ये मामलात बहुत टेढ़े हैं जो ईरान और सऊदी क़यादत में चलने वाली मुसलमान दुनिया के हैं। ईरान का जो अपना मसला है, देखिए उसके दो हिस्से हो, मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले जब उसकी शाह ईरान का ज़माना था तो ईरान का मफाद सिर्फ सियासी स्ट्रेटेजिक गोल जो था वो खलीज के इलाके में ख़ास तौर पर ईरान की बालादस्ती कायम करना था। कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी मजबूत मुल्क को अपनी कुव्वत के एक जायज़ इस्तेमाल का हक हासिल होता है। बैनुल-अक़वामी मामलात में ये बातें कोई बुरी नहीं समझी जाती, अमलन भी ऐसे ही होता है। और मैं शाह ईरान की उस पॉलिसी के न हक में था न खिलाफ था, लेकिन अगर कम अज़ कम मुझे खिलाफ होने की कोई वजह नहीं थी। अगर ईरान ताकतवर होता है और बाकी मुल्क क़यादत नहीं फराम करते हैं इलाके में, तो ईरान अगर फराम कर देता बुरी बात नहीं थी। लेकिन मौजूदा दौर में ये हुआ है कि न सिर्फ शाह की उस पॉलिसी को जारी रखा गया, बल्कि उसके साथ एक मनफी पॉलिसी भी आ गई। वो अकायद की बुनियाद पर गैर मुल्की दूसरे अरब मुल्कों में मुदाखलत है। और मुझे अफसोस इसलिए भी है कि मैं इनकलाब ईरान के बड़े हामियों में से एक था, चूंकि मेरी उम्र 64-65 साल है, तो मैं ये बात बड़ी अपनी आंखों से हमने देखी थी जब इनकलाब ईरान आया था। ये बात ईरानियों को समझनी चाहिए कि वो आइसोलेटेड हैं, उनको मुसलमान दुनिया के साथ मिलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सऊदी अरब पर हमले की धमकी दें या पाकिस्तान पर हमले की धमकी दें या पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स IAEA को दे दें, ये ईरान को जेब नहीं देता। ठीक है, ईरान को चाहिए तो अपने मफाद को बिल्कुल ठीक है सर। मैं जरा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ड्यू हो चुकी है।